बुशरा को शौहर इसे बेदर्दी से मारने लगा और बोला, तेरी माँ अपनी बड़ी बेटी को जहेज में मोटरसाइकिल दे गई है, तुम्हारी बारी इस कमबख्त को मौत पड़ गई थी। बुशरा अपनी मरी हुई माँ के बारे में गालियाँ बर्दाश्त ना कर सकी और जब शौहर के आगे बोली तो रमज़ान ने इसे पीट डाला। तो वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी और जब बड़ी बहन को पता चला तो इसने अपने शौहर की मोटरसाइकिल चोरी रमज़ान को दे दी ताकि बुशरा सुख चैन से ज़िंदगी गुजार सके। रमज़ान बड़े मज़े से मोटरसाइकिल लेकर घर आ रहा था कि इसकी रूह लरस गई जब अचानक रास्ते में शहनाज खामोशी से सर झुकाए बैठी सामने बैठे लोगों की डिमांड सुन रही थी। इसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इनकी इस डिमांड का क्या जवाब दे। वो तो बड़ी मुश्किलों से अपनी बच्ची को थोड़ा बहुत जहेज देकर रुखसती कर सकती थी। भला लड़के वालों की इस फरमाइश पर इनको क्या जवाब देती। शहनाज को यूं खामोश सर झुकाए देखकर लड़के वाले कहने लगे कि हमने कोई कार तो नहीं मांग ली आपसे, सिर्फ यही कहा है कि मोटरसाइकिल चाहे सेकंड हैंड ही हो वही हमारे बच्चे को दे दें। आखिर को ये आपकी बेटी के ही तो काम आएगी। हमारे रिश्तेदारों को भी पता चले कि लड़की वालों ने अपने बड़े दामाद को जहेज में मोटरसाइकिल गिफ्ट की है, इससे आप लोगों की इज्जत ही बढ़ेगी और खैर से रिमशा भी ससुराल में खुश रहेगी। शहनाज ने जब ये सुना तो हड़बड़ा कर रह गई। इसके साथ तो कोई ख़ानदान की औरत भी मौजूद ना थी जो इस बात के रद्द अमल में कुछ कह पाती। वो अकेली ही सारे मामला तय कर रही थी, इसलिए कहने लगी कि मैं आपको कल तक सोचकर बताऊंगी। आप तो जानते हैं मैं बेवा हूँ, मेरी बच्चियाँ यतीम हैं। मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करके ही एक एक पैसा जमा करके गया था। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि बारातियों को खाना खिला सके। फिर अचानक से मोटरसाइकिल की बात करके आपने मुझे परेशान कर दिया है। शहनाज के मुंह में जो बात थी इसने सबकी गोश गुजार कर दी, मगर लड़के वाले भी नाक मुंह चढ़ाने लगे, कहने लगे कि ठीक है, देख लो, वैसे भी अभी निकाह होने में 1-2 हफ्ते बाकी हैं, सोच लो, अगर मोटरसाइकिल दे सकती हो तो ठीक है, वरना। इस वरना ने तो जैसे शहनाज की जान ही निकाली थी। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं एक अच्छा हल ही निकालूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले जा चुके थे, जबकि दूसरे कमरे में बैठी हुई रिमशा और बुशरा को तो जैसे सांप सूंघ चुका था। दोनों बहनें बड़ी ही खुश थीं, खासकर रिमशा की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इसने तो अपनी शादी और अपने शौहर को लेकर कई तरह के ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन जब ऐन मौके पर शादी से कुछ ही दिन पहले जब लड़के की मां ने ये डिमांड रख दी कि जहेज में मोटरसाइकिल दें तो इनके हाथ पांव फूलने लगे थे। रिमशा की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। जैसे ही मेहमान गए तो दोनों बहनें अपनी माँ के दाएं बाएं आकर बैठ गईं। शनाज की तो सर से चादर भी ढलक कर कंधों पर आकर गिरी थी। दोनों बेटियों का चेहरा देखकर आंखों में आंसू सजाकर कहने लगी कि बेटा, हम मोटरसाइकिल का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, हमारे पास इतनी रकम आएगी कहाँ से। तुम्हारे अब्बा जो जमा पूंजी छोड़कर गए हैं इसे मैंने तुम दोनों बहनों में बराबर का तकसीम करना है। अगर मैंने आज एक बेटी को जहेज में मोटरसाइकिल दे दी तो कल को दूसरी बेटी के ससुराल वाले भी डिमांड करेंगे। मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मैं दोनों दामादों को इतने महंगे तोहफे देती फिरूं। सभी खामोश हो चुके थे, मगर बुशरा बोल उठी थी, कहने लगी कि अम्मा, मुजीब भाई बहुत अच्छे हैं, वो अपने माँ बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं जानती हूँ वो रिमशा आपी को अपने घर में बहुत खुश रखेंगे। बस इनकी माँ ही है जो ये लालच कर रही है, इसलिए मेरे हिस्से की भी रकम जो आपने जमा करके रखी हुई है इससे एक मोटरसाइकिल ले लें। रिमशा मना करने लगी थी, कहने लगी कि हरगिज़ नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, जो कुछ तकसीम होगा दोनों बहनों में बराबर का होगा। मगर बुशरा कहने लगी कि नहीं, ये बात हम दोनों तक ही रहेगी। कल को अगर मेरी शादी होती भी है तो मेरे ससुराल वालों को आखिर कौन बताएगा कि बड़ी बहन को जहेज में मोटरसाइकिल दिया गया था। और जब बात निकलेगी ही नहीं तो वो लोग भी ऐसी डिमांड नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिस्से में भी वैसे ही ससुराल वाले आएँ जैसा कि आपी का है। ये बात सुनकर शहनाज भी सोच में पड़ चुकी थी। जब बुशरा ने बार बार इसरार किया तो मजबूरन इसने हामी भर ली। एक अदद मोटरसाइकिल लिया और रिमशा के ससुराल वालों को दे दिया। मोटरसाइकिल को देखकर वो लोग खुश हो चुके थे। खुशी खुशी शादी की तैयारियां मुकम्मल की गईं और फिर रिमशा की रुखसती हो गई। शहनाज के तो सर से गोया कितना बड़ा बोझ टल चुका था। रिमशा ससुराल में खुश थी। शुरू शुरू में सास ने थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई, मगर इसका शौहर बहुत ही अच्छा था। इसने रिमशा के साथ कोई ज्यादती ना होने दी और इसको लेकर अपने साथ किराए के घर में शिफ्ट हो गया।
बड़ी बेटी की तरफ से तो शहनाज मुतमईन हो चुकी थी, मगर अब इसे बुशरा की फिक्र सताने लगी थी। अब तो इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। अक्सर बीमार रहती, हर वक्त हल्का हल्का बुखार चढ़ा रहता। कई मर्तबा तो इसके मुंह से खून भी आ चुका था, मगर ये बात इसने अपनी बेटियों से छुपा रखी थी। जानती थी कि अगर ये बात बेटियों को पता चली तो वो दोनों ही परेशान हो जाएंगी। बस हर नमाज में ये दुआ करती कि बड़ी बेटी तो अपने घर में खुशो खुरम है, इसी तरह छोटी बेटी भी अपने घर की हो जाए तो वो सुकून से मर सकेगी। इसे अपनी बच्चियों की फिक्र तो नहीं होगी। इसने रिश्ते वाली से कहा कि मेरी छोटी बेटी बुशरा के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दो, मगर हाँ, लड़के वालों को बता देना हमारी सूरत हाल क्या है। हम लोगों से किसी तरह की कोई डिमांड ना करते फिरें, क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं लड़के वालों की बेजा ख्वाहिशात पूरी करती फिरूं। रिश्ते वाली ने ऐसा रिश्ता लाकर शहनाज को दिखा दिया था। बुशरा ने जब पहली मर्तबा रमज़ान की तस्वीर देखी तो दिल ही दिल में इसे पसंद भी कर चुकी थी। वो इसका हम उम्र लड़का ही था, शक्ल सूरत से भी काफ़ी खूबसूरत था, वो भी हुस्न में किसी से कम ना थी। जल्दी दोनों ख़ानदानों की मुलाकात हुई और रिश्ता तय हो गया। शहनाज को बुशरा की सास ससुर और नंदे बहुत अच्छी लगी थीं। इनके अखलाक कम अज़ कम रिमशा के ससुरालियों जैसे तो हरगिज़ ना थे। लड़के से भी वो मिल चुकी थी, बड़ा ही शरीफ था। जब तक शहनाज के सामने बैठा रहा इसने सर उठाकर नहीं देखा था। वो तो मुतमईन हो चुकी थी कि जैसे बड़ी बेटी अपने घर में खुश है, ठीक ऐसे छोटी बेटी भी अपने घर में खुश खुरम रहेगी। रिश्ता तय हुआ और फिर सादगी से निकाह करके बुशरा को अपने घर में रुखसत कर दिया गया। हालांकि लड़की वालों से बराए नाम ही सही, मगर शहनाज ने पूछा था कि अगर वो जहेज में कुछ लेना चाहते हैं तो भी बता दें। मगर रमज़ान की वालदा ने बुशरा को अपने साथ लगाते हुए कहा था कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ हमारे हवाले कर रही हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं। हमारे घर में हर चीज़ मौजूद है। वो लोग भी मतवासित तबके से ही ताल्लुक़ रखते थे, ज़्यादा अमीर ना थे। बुशरा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। दिल में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो खुद ही सोच सोच कर मुस्कुराने लगी थी। वो घूंघट ओढ़े बैठी थी कि जब इसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया था। दरवाजे की आवाज़ पर तो बुशरा कांप उठी थी। वो चलता हुआ अंदर आया और आकर सबसे पहले अपने सर पर पहना हुआ कुल्ला एक जानिब को फेंका था। अगले पल वो अपनी शेरवानी के सारे बटन खोलकर आस्तीने ऊपर को चढ़ा चुका था। ये सब कुछ बुशरा घूंघट से देख रही थी। रमज़ान बेड पर धड़ल्ले से बैठता हुआ कहने लगा कि कितनी गर्मी है, मेरा तो सांस बंद होने लग गया है। तब इसे एहसास हुआ कि इसकी दुल्हन इसकी हरकत से काफ़ी परेशान सी हो चुकी है, तो इसने अगले पल अपनी आस्तीनें नीचे की थीं। अपने बटन बंद करके हंसने लगा, कहने लगा कि वो दरअसल गर्मी इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस हुलिये में आ गया। बुशरा को तो अपने शौहर की हरकत पर थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। बहरहाल रमज़ान ने इसका घूंघट उठाया और फिर कितनी देर बगैर कुछ बोले इसे देखता रहा। बुशरा को लगा कि शायद इसका शौहर इसके हुस्न में खो सा चुका है। इसे समझ ही नहीं आ रही कि वो इसकी तारीफ में कैसे अल्फाज कहे। बुशरा दिल ही दिल में मुस्काई थी कि तभी अगले ही पल रमज़ान जो कुछ बोला वो सुनकर बुशरा का दिल जी भरकर कुटा था। वो कहने लगा कि सच में इतनी खूबसूरत हो या सारा पार्लर वाली का कमाल है। इतना कहने के बाद रमज़ान का कहका बुलंद हुआ था। ये सुनकर तो जैसे बुशरा को लगा था कि इसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो हड़बड़ा चुकी थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगी थीं। रमज़ान इसे लतीफ़े सुनाने लगा कि वो लतीफ़ा तुमने सुन रखा होगा, बाहर से तो कोई आईफोन का बॉक्स होता है, मगर जब अंदर से बॉक्स खोला जाए तो निकलता नोकिया का मोबाइल है। बुशरा पढ़ी लिखी लड़की थी। इसने जिस तरह अपने शौहर को सोच रखा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सहम कर गोया रोने वाली हो चुकी थी कि जब इसका शौहर कहने लगा कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई तभी दूंगा जब तुम अपना मुंह धोकर मेरे पास आकर बैठोगी। अरे भाई, मुझे पता तो चले कि सच में हसीन हो या सारा मेकअप का कमाल है। इसने बुशरा को उठाया और वॉशरूम में भेज दिया। बुशरा ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। जैसे ही बाहर आई तो रमज़ान इसे कितनी देर देखता ही रहा। कहने लगा कि हाँ भाई, तुम सचमुच ही खूबसूरत हो, मगर इतनी भी नहीं जितना मैंने सोच रखा था। खैर है, अब अम्मा ने तुम्हारे लिए ये सोने की अंगूठी दे दी है, तो अब तुम्हें देनी ही पड़ेगी। पूरे 70,000 की है। इतना कहने के बाद इसने वो अंगूठी बुशरा के हाथ में पहना दी।
پھر اپنے کمرے میں موجود ایک ایک چیز اس پر جتا کر اسے کہنے لگا کہ دیکھ لو، میری اماں نے تم لوگوں سے جہیز نہیں لیا، حالانکہ میری تو بڑی مرضی تھی کہ تم لوگ جہیز میں مجھے کچھ دو، میری بھی سسرال میں کوئی عزت ہوتی، مگر خیر سے تمہاری اماں سے تو تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم لوگ کون سا خالی ہاتھ تھے، خیر سے گھر ہمارا سامانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ دیکھو ایک ایک چیز تمہارے سامنے ہے، یہاں پر تم راج کرو گی راج۔ اپنے شوہر کی ایسی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بشریٰ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ رمضان اس سے یہ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جس طرح رمضان کو سوچ رکھا تھا وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بشریٰ کے سسرال میں سب لوگ بہت اچھے تھے سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ ہر وقت عجیب طرح سے اس سے بات کرتا، بات بات پر اسے جتاتا کہ وہ اپنے میکے سے کچھ بھی نہیں لے کر آئی۔ ہاں، اس کے جتانے کا طریقہ تھوڑا سا روکھا تھا، وہ ہنس کر مذاق میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیا کرتا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد جب شہناز اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے سامنے بھی رمضان جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگا جس سے وہ انہیں یہ باور کروا سکے کہ انہوں نے اسے جہیز میں کچھ نہ دے کر دراصل اس کی اہمیت اس گھر میں گھٹا دی ہے، جبکہ رمضان کی ماں اسے گھور کر کمرے سے باہر بھیج چکی تھی۔ وہ اسے پورا یقین دلانے لگے کہ یہ تو بچہ ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، آپ فکر مت کریں، آپ کی بچی یہاں پر بہت خوش رہے گی۔ شہناز کو اپنی بچی کے بارے میں تھوڑی بہت فکر بھی ستانے لگی تھی۔ ایک روز جب بشریٰ اور رمضان شہناز کے ہاں اس سے ملنے کے لیے گئے تو رمضان کی نظر اس گھر پر پڑی جو کہ 5 مرلے کا تھا اور 2 ہی کمرے تھے، وہ بھی ٹوٹے سے، کافی بوسیدہ سے ہو چکے تھے۔ باتوں باتوں میں رمضان نے اپنی ساس سے بات کر دی کہ میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے کہاں سے لوں، میری خواہش ہے کہ کچھ پیسے میرے ماں باپ مجھے دیں اور کچھ پیسے اگر بشریٰ دے دیتی تو اچھا ہوتا، مگر میرا تو سسرال ہی خیر سے کوئی امیر کبیر نہیں ہے، آپ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کاروبار آخر کہاں سے پیسے لے کر شروع کروں۔ شہناز تو اپنے داماد کی بات سن کر سٹپٹا چکی تھی، بھلا وہ اپنے داماد کو اتنے پیسے کہاں سے دیتی، کاروبار تو لاکھوں میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ آخر کو اپنے داماد سے کہنے لگی کہ بیٹا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بیوہ عورت ہوں، شوہر کی جو بھی کمائی تھی اسے دونوں بچیوں کو سر ڈھک کر رخصت کر دیا۔ لیکن تبھی رمضان کہنے لگا کہ آپ کے پاس یہ گھر تو ہے، ویسے بھی آپ اکیلی رہتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے آ جائیں، ہم اس گھر کو بیچ کر ان پیسوں سے کاروبار شروع کر لیں گے۔ یہ سن کر شہناز تو ہکی بکی رہ گئی تھی۔ بشریٰ بول اٹھی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ گھر صرف میرا نہیں میری بہن کا بھی ہے، میری ماں کا بھی ہے، میرے ماں باپ کی نشانی ہے، آپ جو نوکری کرتے ہیں وہی کافی ہے۔ بیوی کو بولتا دیکھ کر وہ غصے میں آ چکا تھا، غصے سے بپھر کر گھر سے چلا گیا، جبکہ بشریٰ کو بھی وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بشریٰ کو لگا کہ کہیں رمضان اسے یہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ وہ اپنی ماں سے جلدی سے ملی اور فٹافٹ رمضان کے پیچھے بھاگ نکلی۔ شہناز پریشان سی ہو چکی تھی، اس نے اس بات کو اپنے دل پر ایسا رکھا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اگلے روز محلے کی عورت نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ وہاں پر آئی تھی، دونوں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اپنی ماں کے مرنے پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھیں۔ تدفین وغیرہ ہو چکی تھی، رمضان کی آنکھ میں تو ایک آنسو تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس بھیڑ بھاڑ میں جو رشتہ کروانے والی خالہ تھی وہ رمضان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وہ رمضان کو بشریٰ کے خاندان والوں کا تعارف کروانے لگی کہ تبھی اس کی نظر رمشا کے شوہر پر پڑی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسے بتا چکی تھی کہ یہ جو پہلا داماد ہے نا، یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، مگر اس کے سسرال والوں نے ان سے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کی تھی اور تمہاری مرحومہ ساس نے بڑی چاہوں سے اپنے بڑے داماد کو موٹر سائیکل لے کر دیا تھا۔ رمضان جو سرسری سے انداز میں رشتے والی کی ہر بات کو سن رہا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا تو اس کی تو جیسے سوئی وہیں پر اٹک چکی تھی، غصے سے بپھر چکا تھا، اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ چند روز بعد جب مہمان آنا کم ہو گئے تو دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں واپس جا چکی تھیں۔ بشریٰ اپنے گھر گئی تو اس کے شوہر نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے وقت میں تو اس کے شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، بھلے وہ اس سے اس قدر کٹ کر کیوں رہ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا شوہر غصے سے کہنے لگا کہ کتنی مکار اور چلاک قسم کی عورت ہو تم، میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی، تم تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے،
तुम इनकी छोटी बेटी हो, इनकी लाडली हो। ये इनकी मोहब्बत के जहेज़ के नाम पर तुम्हें एक आना तक नहीं दिया। अचानक से एक मर्तबा फिर जहेज़ की बात पर वो हड़बड़ा सी चुकी थी। कहने लगी कि क्या मतलब, मेरी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं, इनसे जितनी बन पड़ी उन्होंने कर दी, और वैसे भी मेरे जहेज़ से आपका क्या ताल्लुक़? ये तो एक लड़की को इसके माँ बाप की तरफ से तोहफ़ा होता है, वो इसको देते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपने माँ बाप से कहिए। पहली मर्तबा जब बुशरा को ज़बान चलाते हुए रमज़ान ने देखा तो वो इसे चुटिया से पकड़ चुका था। चुटिया से पकड़ने के बाद एक के बाद दीगरे कई थप्पड़ इसके मुंह पर मारे और कहने लगा, कमीनी औरत, ज़बान चलाती है मेरे आगे। तेरी ज़बान खींच कर मैं कुत्तों को ना डाल दूँ? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई शौहर से ज़बान चलाने की? दोनों को लड़ता देखकर सास वहाँ पर आ चुकी थी। अगले पल बेटे को दूर करके इसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि क्यों बहू के पीछे पड़ा हुआ है? अब कौन सी आफत आन पड़ी जो इसको मारे जा रहा है? माँ को बीच में आता देखकर रमज़ान कहने लगा कि पूछो इससे। अरे इसकी अम्मा ने अपने बड़े दामाद को जहेज़ में मोटरसाइकिल दी थी। जब मेरी बारी आई तो वो लोग कंगाल हो गए। ये सुनकर तो सास की भी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। कहने लगी कि क्या सच में तुम लोगों ने बड़े दामाद को जहेज़ में मोटरसाइकिल दी थी? बुशरा तो रोने लगी थी। न जाने ये बात रमज़ान को कैसे पता चल गई थी। वो अपनी सास को सब कुछ बताने लगी कि किस तरह आपी के ससुराल वालों ने डिमांड की थी, इसलिए मजबूरन इन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। सास भी वहीं से आंखें फेर चुकी थी। कहने लगी कि वाह, चलो हम लोगों ने नहीं मांगी, तुम्हारी माँ खुद ही दे देती। दोनों दामादों में फ़र्क तो कर दिया ना उन्होंने जाते जाते। हमारी तो इनकी नज़र में कोई कदर ही ना थी। सास को भी बदलता देखकर बुशरा मज़ीद परेशान हो चुकी थी। सारी रात बैठकर रोती रही। इसकी ज़िंदगी ने कैसे मोड़ ले लिया था। अब तो हर बार रमज़ान इसे एक यही ताना देने लगा था कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दी तो जैसी कंगाल को मेरे सर पर थोप दिया। बुशरा पहले तो खामोशी से सब सुनती रही, मगर एक रोज़ गुस्से में रमज़ान ने कह दिया कि तुम्हारी कमबख्त माँ अगर जिंदा होती ना तो कम अज़ कम मैं ज़रूर अपने हाथों से इसका कत्ल कर देता। मनहूस मारी का मैंने क्या बिगाड़ रखा था जो मुझे मोटरसाइकिल तक नहीं लेकर दी। अपनी माँ के बारे में ये सुनना था कि बुशरा चीख पड़ी। अपने शौहर को धक्का देकर कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को गाली भी दी तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इतना सुनना था कि उसी पल रमज़ान ने बाहर से कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और वो डंडा उठाकर बुशरा को पीटना शुरू कर दिया। मार मार कर इसके हाथ थक गए और बुशरा बेहोश हो चुकी थी। सास ने आकर बेटे को रोका था। इसे संभालने लगी कि जो कुछ होना था हो गया, अब इस तरह की हरकतें करके क्यों इसका कत्ल करना चाहते हो? कितनी ही देर तक बुशरा बेहोश पड़ी थी। सास ने इसके मुंह पर पानी डाला तो इसकी कुछ आंखें खुली थीं। रोते हुए सीधा अपनी माँ की कब्र पर चली गई। रो रो कर अपनी माँ को अपने दुखड़े सुनाने लगी। आखिर कर भी क्या सकती थी। तभी बुशरा की बड़ी बहन रिमशा वहां पर अपनी माँ की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आ गई। जब इसने अपनी बहन को वहां इस हालत में देखा तो इसे सीने से लगाकर पूछने लगी कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। बुशरा ने रोते रोते अपनी बड़ी बहन को जब सब कुछ बताया तो वो परेशान हो चुकी थी। रिमशा का शौहर दरअसल दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए एक माह बाद ही यहाँ पर चक्कर लगाया करता था। तब तक मोटरसाइकिल घर में खड़ा रहता। रिमशा ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, ये मोटरसाइकिल रमज़ान को दे दो। वैसे भी मेरा शौहर यहाँ पर होता नहीं है। जब वो एक माह बाद वापस लौटेगा तो मैं कोई ना कोई बहाना बना लूँगी। अपनी बहन का घर बसाने की खातिर रिमशा ने वो मोटरसाइकिल रमज़ान को दे दिया। रमज़ान तो खुशी से फूला नहीं समाया था। मोटरसाइकिल लेकर जैसे ही वो घर आने के लिए निकला तो रास्ते में रश था। मोटरसाइकिल चलाने का इसे कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं था। बस अपने दोस्तों यारों के साथ ही बाज़ दफ़ा अपने गांव के मैदान में मोटरसाइकिल प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर रश में इससे मोटरसाइकिल संभाला न गया और इसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कितनी ही देर तक वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा। मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो चुका था। रमज़ान की टांग टूट चुकी थी और अब दोबारा पहले की तरह चलना फिरना इसके लिए मुश्किल था। मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकता था। इसकी माँ ने सुना तो अपने बाल नोच कर रोने लगी। रमज़ान से कहने लगी कि देख लिया ये सब कुछ करने का नतीजा। तुमने अपनी बीवी को नाहक मारा पीटा, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सज़ा दी है। जिस मोटरसाइकिल के पीछे तुम मर रहे थे, अब दोबारा इस मोटरसाइकिल को चला ही नहीं सकते। रमज़ान भी शर्मिंदा हो चुका था। बुशरा से माफ़ी मांगने लगा, जबकि वो मोटरसाइकिल चूंकि रिमशा के शौहर का था
اس کی بھرپائی کر کے دوبارہ سے اسے واپس کر دیا گیا۔ بھلے ہی یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر اس حادثے کے بعد رمضان کو عقل آ چکی تھی۔ اس نے اپنا رویہ بشریٰ کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔